तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज फाइनली हम लोग क्लास 9th का भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति होता क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपने क्लास 8 में जो पढ़ के आए हो, जो कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ के आया है संख्याओं के बारे में, उन सब का थोड़ा सा रिवीजन होगा। फिर इसके बारे में थोड़ा सा परिचय, फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके सारे प्रश्न करेंगे, उदाहरण करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है यह संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, अब संख्या पद्धति भाई जैसे इसमें सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं। और उसके पहले आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। इन सब के बारे में जान लोगे। उसके बाद फिर परिचय, उदाहरण सब हो जाएगा इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किन्हें कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो कहां से शुरू होती है, एक से। जैसे 1 हो गया, कामा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके डॉट डॉट कहां तक चलेंगे भाई, ये अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं सभी के सभी धनात्मक होती हैं। पहली बात, सभी के सभी धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। और कहां शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है तो केवल जीरो का, केवल जीरो का डिफरेंस है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो ऐड कर दे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या हो गया, जीरो अगर ऐड हो जाए और बाकी प्राकृतिक संख्या सेम यहाँ उतर जाए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो क्या अंतर दिख रहा है? केवल जीरो का अंतर दिख रहा है। बाकी पूर्णांक की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में, 7वीं में, हर जगह पढ़ा होगा कि पूर्णांक दो तरह का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इस तरह से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि पूर्णांक हमारे पास दो प्रकार का होता है, जो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे यहां देखो ध्यान से, यह हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट, यह भी कहां तक जाएगा भाई, अनंत तक। और प्लस वाला भी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। तो आया समझ में कि जो पूर्णांक है वह भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और धनात्मक पूर्णांक इस तरह से -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट अनंत तक। और यह प्लस वाला 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। अब आ जाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में सबको पता होना चाहिए। आपने कक्षा 8वीं में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। और एक परिमेय संख्या से दो, यानी एक और दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपने ये पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपने परिमेय संख्या और भी निकाला होगा, 4 5 परिमेय संख्या निकाला होगा। क्योंकि हमें पता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या 1 2 नहीं होता, कोई फिक्स नहीं है 10 होगा, 5 होगा, 20 होगा। सीधा सीधा बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कहाँ किसे जाता भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप कैसे कहोगे कि यह परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या का सिंपल रूल है। पहला क्या होता है, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सके, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो Q है उसका जीरो नहीं होना चाहिए। Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो पता ही नहीं होगा, वह तो अपरिभाषित आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास यह है 4 है, बटे में 0 है। अब क्या कोई आप में से कोई बता सकता है, आप में से कोई बता सकता है कि 4 बटे 0 का आंसर कितना आएगा? किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता कि 4 बटे 0 का आंसर कितना होगा। यानी कि अगर हम 0 से 4 में भाग लगाएं तो क्या आएगा भैया, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका आंसर आएगा। अपरिभाषित मतलब जो डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित। ठीक, तो पहला बात हो गया कि बटे के रूप में हो। दूसरा हो गया कि उसका जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात कि P व Q दोनों क्या होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए।
P और Q पूर्णांक होगा, P और Q दोनों अगर पूर्णांक होंगे आप तभी वह परिमेय संख्या मानोगे, अदरवाइज वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या माना जाएगा। और अपरिमेय संख्या का मतलब वही होता है कि जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, न लिखा जा सके, Q उसका मान लो 0 हो गया, या P और Q में से कोई पूर्णांक नहीं है, तो उनको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें √3, क्या ले लें, √3। आप बताओ √3, अब कहोगे सर जी √3 बटे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, लगा दो, √3 बटे 1 हो गया। अब ध्यान से देखना, √3 बटे 1 हो गया, बटे के रूप में हो गया, और जो Q उसका 0 नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाले को हम बोलते हैं P, यानी कि अंश को बोला जाता है P और हर को बोला जाता है Q। तो P यानी कि जो Q है, यानी कि जो हर है, क्या वह 0 के बराबर है? नहीं, वह कितना है? 1 है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हर इसका 1 है तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो दूसरा भी भाई संतुष्ट हो रहा है, दूसरा भी इक्वेशन जो है इसमें हो रहा है। और तीसरा हम लोग अगर बात करें, तीसरा हम लोग अगर बात करें कि जो √3 बटे 1 है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। भाई ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, तो Q तो पूर्णांक है, लेकिन क्या √3 पूर्णांक है? √3 पूर्णांक है। आप कहीं पूर्णांक में ऐसी संख्या देख रहे हो रूट वाली, इसका मतलब √3 पूर्णांक नहीं है। इसके नाते √3 हमारे पास क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। अब बात कर ले जल्दी से कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या यानी कि जिसको बोला जाता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वे सारी संख्याएं, दुनिया की सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या होती है। मतलब आप जितना संख्या पढ़े हो, वह चाहे रूट में हो, विदाउट रूट हो, जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया में, सबको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है, जो रियल नंबर होते हैं, वह परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिक्स होता है, दोनों का मिश्रण होता है। कहने का मतलब यह है दोनों का मिश्रण होता है। आप बोलोगे कोई प्रॉपर एग्जांपल बताइए वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या में आप जो संख्या लिखोगे वही वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4 क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। √3 क्या है? रियल नंबर। √2 क्या है? रियल नंबर। पाई क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो कहने का मतलब यह है -1 क्या है? -1 क्या है भाई? रियल नंबर। -7 क्या है? रियल नंबर। मिला जुला कहने का मतलब है दुनिया में जितनी सारी संख्याएं हैं, वह चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोला जाएगा उनको? रियल नंबर। तो यह तो मोटा मोटा बात हो गया। अब ध्यान से थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जाने। सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में जानने से पहले आपको देखो ध्यान से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखना कि क्या पता होना चाहिए। मेन बात, जैसे हमने कहा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, थोड़ा सा जैसे हमारे पास ये हो गया परिमेय संख्या, यह क्या हो गया हमारे पास? परिमेय संख्या। ये हमारे पास क्या हो गया? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? पूर्ण संख्या। परिमेय के बाद क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आ जाएगा भाई? पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक के बाद क्या आएगा भाई? परिमेय संख्या। पूर्णांक के बाद क्या आएगा? परिमेय संख्या। अब ध्यान से देखना, अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में इतना मदद करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ये चीज हमें पता ही नहीं था। ध्यान से समझना, जितनी सॉरी यह परिमेय संख्या नहीं, यह प्राकृतिक संख्या होगा, गलती से यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा दें। यह हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, नहीं येलो कर देते इसको। यह हो गया हमारे पास प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कहाँ है। जैसे हमने क्या कहा कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी, ध्यान से समझना, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। वह सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर। ध्यान से देखो, सर्कल को समझना ध्यान से
कि जो प्राकृतिक संख्या है वह पूरी की पूरी किसमें है, पूर्ण संख्या में। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होंगी। दुनिया की जितनी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में केवल किसका अंतर है, 0 का। तो अगर यह इसमें ऐड कर दिया जाए तो सब पूर्ण संख्या ही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी प्राकृतिक संख्या है सबकी सब पूर्ण संख्या होंगी। आगे बढ़ो, क्या जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान से देखना कि जितनी जो पूर्ण संख्याएं हमारे पास है, क्या वह पूर्णांक है, क्या वह पूर्णांक है, क्या वह पूर्णांक है, इसका आंसर होगा हाँ। अब पूर्णांक के अंदर ये पूर्णांक बड़ा वाला गोला है, पूर्णांक जो है ये बड़ा वाला सर्कल है। अब पूर्णांक के अंदर कौन कौन सर्कल आ रहा है, प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, पूर्ण संख्या भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पूर्णांक है, अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, आप कहोगे हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या कोई कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, आप इसका आंसर दोगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी। सभी के सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबको हम पूर्णांक में काउंट कर लेंगे। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, इसका आंसर है हाँ, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होगा। क्योंकि आप केवल इतना समझो, इस पूर्णांक वाले गोले के अंदर कौन कौन सी संख्या हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या और लिखा है पूर्ण संख्या। इसका मतलब यह हो गया कि दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, वह सब के सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब आगे बढ़ जाओ। अब लास्ट वाला गोला हमने इस तरह से लिखा, बड़ा सा। लास्ट वाले गोले के अंदर हमने क्या लिखा है, परिमेय संख्या। लास्ट वाले गोले के अंदर हमने क्या लिखा है, परिमेय संख्या। अब ध्यान से देखना, लास्ट वाले गोले के अंदर हमने क्या लिखा है, परिमेय संख्या। इसका मतलब यह है कि जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी सबकी सब परिमेय संख्या है, जितने पूर्ण संख्या होंगे सबके सब परिमेय संख्या है, जितने पूर्णांक होंगे वह सारे के सारे परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है क्या, इसका आंसर है हाँ। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है क्या, इसका भी आंसर है हाँ। क्या सारी पूर्णांक, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, क्या सारे पूर्णांक जो है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, तो इसका भी आंसर है हाँ। ध्यान से देखो, इस परिमेय संख्या यानी कि जो बड़ा वाला गोला है, इस बड़े वाले गोले के अंदर ये तो तीनों संख्याएं आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं, प्राकृतिक भी आ रहा है, पूर्ण संख्या भी आ रहा है, पूर्णांक भी आ रहा है। इसका मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, उन सबको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो हमारे ख्याल से अगर ये आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली भी इसी पे आधारित है। प्रश्नावली में कोई जोर ही नहीं आएगा, न तो एग्जाम्पल में आएगा, अगर आप ढंग से इसको समझ लेते हो तो। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब यह है, क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं भाई। प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या कहां आ रहा है, देखो प्राकृतिक संख्या तो अलग है, प्राकृतिक संख्या खुद पूर्ण संख्या के अंदर है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह, जितनी जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। तो अगला आएगा, क्या सारी की सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है, क्या वह पूर्णांक होगा, क्या वह पूर्णांक होगा। सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक तो हो जाएगा, लेकिन जो पूर्णांक है, जो हमारे पास क्या है, ये जो पूर्णांक है, क्या वह पूर्ण संख्या बन सकता है, क्या वह पूर्ण संख्या बन सकता है, बताओ। इसका आंसर क्या है, नहीं। क्यों नहीं बन सकता, रीजन यह है कि भाई जो पूर्णांक है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और पूर्ण संख्या में कहीं ऋणात्मक संख्या नहीं होता। इसके नाते जो जितने पूर्ण संख्या है, सारे के सारे पूर्ण संख्या है, सारे के सारे जो पूर्णांक है, सारे के सारे जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जो सारे के सारे पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकता। सारे के सारे पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते। तो यह समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो हमारे ख्याल से अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चैप्टर में देखो ध्यान से, पहला हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर में हमने क्लास 10th का भी स्टार्ट किया है, एक लेसन पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक लेसन में सारा कुछ हमने बता दिया, एग्जाम्पल, प्रश्नावली, और एक लेसन खत्म करने के बाद
क्लास 10 की बात कर रहे हैं, एक लेसन पढ़ाने के बाद पूरा अच्छी तरह से, फिर उसके सारे के सारे जितने एमसीक्यू बन सकते थे हमने बना करके 23-24 एमसीक्यू हमने कराया। अब बारी है नेक्स्ट 2 लेसन यानी कि बहुपद की, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 का आज से शुरू कर रहे हैं, तो क्लास 9 का भी इसी तरह रिवीजन होगा, एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया से। पहले एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, फिर उसके एमसीक्यू, फिर नेक्स्ट लेसन, इस तरह से पढ़ाई होगा। ठीक, अगला नंबर देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर 1 है। ये उदाहरण नंबर 1 ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। उदाहरण नंबर 1, अगर आपने ये चीजें जो हमने बताया अगर वो समझा होगा ना, आराम से हो जाएगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह सत्य है कि असत्य है, मतलब सही है गलत है, आप उसको बताना है, उसका रीजन भी देना है, क्यों गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ध्यान से देखना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? तुरंत बताओ फटाक से, क्या पूछा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या? बताओ, आप खुद बताओ, जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो भी है, और प्राकृतिक संख्या में कहीं भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यह हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। और रीजन में क्या बोलेंगे भाई कि पूर्ण संख्या में, यहां लिखेंगे पूर्ण संख्या में जीरो होता है, पूर्ण संख्या में जीरो होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। इसका मतलब हमने समझ लिया भाई कि भाई जो प्रत्येक पूर्ण संख्या वह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने पूर्ण संख्या है सब वही प्राकृतिक संख्या होगा। कोई आप कह दो कि हाँ केवल जीरो का ही अंतर है ना, तो भाई पूछेंगे जीरो भी तो होता है ना, जीरो तो अलग हो जाएगा फिर। अब देखो अगला नंबर दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा क्या? जल्दी बताओ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा क्या? जितने पूर्णांक हैं, जितने पूर्णांक हैं, ये बताओ परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं, आप बोलोगे आ रहे हैं। जितने भी पूर्णांक है वह परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह हो जाएगा कि जितने पूर्णांक हैं एक परिमेय संख्या होती है। यह क्या हो जाएगा हमारे पास? यह हमारे पास हो जाएगा सत्य कथन है। यह क्या हो जाएगा? सत्य। और क्यों सत्य है भाई? क्यों सत्य है? लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक जो है, सारे के सारे पूर्णांक वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं वह सबके सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर ध्यान से देखो, अगला नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? ध्यान से देखना, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? आप खुद देखो, परिमेय संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आ रहा है क्या? परिमेय संख्या क्या पूर्णांक तो जो गोला है उसके अंदर है क्या? जो परिमेय संख्या है वह पूर्णांक के गोले के अंदर है क्या? आप बोलोगे नहीं, वह परिमेय संख्या पूर्णांक के गोले के अंदर नहीं है। इसका मतलब दुनिया में जितनी परिमेय संख्याएं हैं वह पूर्णांक नहीं हो सकती, यानी कि सारे के सारे परिमेय संख्या को हम पूर्णांक नहीं कह सकते। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यह होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। यह क्या है? असत्य है। रीजन क्या होगा? क्योंकि परिमेय संख्या भाई, जैसे हमने कहा कि परिमेय संख्या, मान लो यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। 3 बटे 4 क्या हमारे पास है? परिमेय संख्या। 3 बटे 4 हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या। और उसके बाद क्या पूछा है? पूर्णांक। और पूर्णांक हमारे पास कहाँ होता है भाई? जल्दी देखो, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारे पास 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो 3 बटे 4 आपको कहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी जो पूर्णांक हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या है
यानी कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा जो है। अगला नंबर ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 2, यही एक एग्जाम्पल बचा है, उसके बाद सारे एग्जाम्पल और हमने परिचय भी खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसके प्रश्नावली। तो एक जल्दी से बचा, उसको देख लो ध्यान से। यह बड़ा आसान होता है, आपने कक्षा 8वीं में परिमेय संख्या बड़ा आसानी से निकालना सीखा होगा। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखो ध्यान से, परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला है, परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला है वह क्या होता है, 1/2 a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी। अगर इस फार्मूले से, अगर इस वाले फार्मूले से आप परिमेय संख्या निकालोगे तो बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या निकालने में 3-4 पेज लग जाएंगे। इसके नाते हम लोग परिमेय संख्या शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। वह शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। परिमेय संख्या निकालना बड़ा आसान होता है, आप भी निकाल सकते हो। कक्षा 8वीं में आप लोगों ने सीखा होगा निकालना। जैसे देखो ध्यान से, 1 है, यानी कि यहां से इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। 1 है, 1 और 2, 1 और 2। देखो परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हर समान हो, क्या है, हर समान है, हर समान हो तो 10 से गुणा करो। 10 से गुणा करके परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। जैसे मान लो 1 और 2 है, 1 हो गया, 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 1/1 और 2/1 के बीच में हमें कितना, 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब हम क्या कहोगे, सर जी यहाँ पे हर समान है। अगर हर समान है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कराओ। हर समान है, ऊपर नीचे 10 से क्या कराओ, गुणा कराओ। ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से। तो अगर हर समान है तो 10 से गुणा कराओ। यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 से होगा गुणा और यहाँ भी 10 से होगा गुणा। क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 10/10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20/10। अब ध्यान से देखना कि 10/10, 10/10 और 20/10 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना बड़ा आसान है भाई। आप कैसे कहोगे इसको, इस तरह से आप निकालोगे। कैसे, जैसे ऐसे 10/10 है। अब बताओ 10/10 के बाद क्या आएगा, 11/10, उसके बाद क्या आएगा 12/10, उसके बाद क्या आएगा 13/10, उसके बाद क्या आएगा 14/10, उसके बाद आएगा 15/10, उसके बाद आएगा 16/10, उसके बाद आएगा 17/10, उसके बाद आएगा 18/10, उसके बाद आएगा 19/10, उसके बाद खुद क्या है 20/10। तो दिया ही है क्वेश्चन में। तो 10/10 और 20/10 के बीच में हमने कितनी सारी परिमेय संख्याओं को लिख दिया, यानी कि यह हमें केवल 5 बताना था। आप इनमें से कोई 5 ले लो। जैसे आप ले लो 11/10, एक परिमेय संख्या हो गया, 12/10 दूसरा परिमेय संख्या हो गया, 13/10 दूसरा परिमेय संख्या होगा, 14/10 दूसरा परिमेय संख्या होगा, 15/10 दूसरा परिमेय संख्या होगा, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके प्रश्नावली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और आप बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, आप और किस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक, और अगले वीडियो हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।